हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 17 यानी कि 17 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को एनालाइज करना है, खुद को चेक करना है कि आपके इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी लास्ट में आप अपना स्कोर भी नीचे कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम है मौत का टीला। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी राखल दास बनर्जी ने, और की कब थी? 1922 में, 1922 में। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और की कब थी? 1921 में। बाकी ये मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये किस सभ्यता के अंडर आता है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के अंडर आती है। अब अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कितना था? टोटल उसका एरिया कितना था? एरिया आपको नोट रखना है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, ये आपको बिल्कुल नोट रखना है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। ये भी आपको यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 36 है। बाकी गाइज अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन हमारा 36 है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अब आपको पता होगा कि मगध में जो पहला वंश था, पहले वंश का संस्थापक था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। अब बृहद्रथ ने जो है तो किसको राजधानी बनाया था? तो इसने बनाया था गिरिव्रज को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गिरिव्रज को ही राजगृह भी कहा जाता है। ये यहाँ से आपको पॉइंट नोट रखना है। ओके, अब आपको पता चल गया कि ये जो बृहद्रथ था, इसने राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? गिरिव्रज में। अब बृहद्रथ के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो वंश थे मगध की राजगद्दी पर बैठे, वह कौन कौन से थे? तो मैं आपको सीक्वेंस में यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले हर्यक वंश बैठा। ओके, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश बैठा। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश बैठा। नंद वंश के बाद जो है तो बहुत ही बड़ा मौर्य साम्राज्य बैठा था, मौर्य साम्राज्य। अच्छा, तालिबान ने जहाँ पर आजकल जो है तो तालिबान जहाँ पर कैप्चर कर रहा है अफगानिस्तान, तो आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको जो है तो पूरा का पूरा आपको पता होगा, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पूरा का पूरा हमारा इंडिया हो गया, थोड़ा सा साउथ इंडिया को छोड़ करके, और पूरा का पूरा बंगाल का एरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो म्यांमार तक इसने अपनी सीमाएं फैलाई हुई थी। ये यहाँ से पॉइंट आपको नोट रखना है, किसने फैलाई हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, जहाँ पर तालिबान बैठा हुआ है वो एरिया हमको जो है तो दहेज में मिला था, और दहेज में इसको क्या क्या मिला था? तो इसको जो है तो 4 प्रांत मिले थे। वो 4 कौन कौन से हैं? तो वो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 37 है, इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। तो भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय जो है तो स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता होगा कि यह बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है तो बिहार के किस जगह में स्थित है? तो अगर किस जगह में पूछा जाएगा तो वो आपको नोट रखना है कि यह पटना के पास स्थित है। कहाँ पर? पटना के पास स्थित है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। कौटिल्याज अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? अब कौटिल्य का एक और नाम है, तो वो कौन सा है? वो है चाणक्य। चाणक्य। ओके, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो यह पॉलिटिकल पॉलिसीज यानी कि राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, चाणक्य की यहाँ पर बात की गई है, कौटिल्य की बात की गई है। तो चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? यानी कि चाणक्य जो है तो किसके दरबार में जो है तो मंत्री थे? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 39 है, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट। तो कनिष्क के शासन के दौरान एक बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? देखो मैंने पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, कनिष्क के शासन के दौरान जो है तो जो बौद्ध संगति हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तो वो थी 4th, यानी कि सबसे लास्ट वाली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संगति टोटल कितनी बार हुई थी? तो टोटल जो है तो 4 बार हुई थी। अब कब कब और किस किस राजा के शासनकाल में हुई थी, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं। तो देखो, सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, किस राजा के शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और
कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। सेकंड वाली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? किस राजा के शासनकाल में हुई थी? सॉरी, तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। थर्ड नंबर की कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में। और हुई कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। और जो लास्ट वाली बौद्ध संगति है वो किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो वो कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई। कहाँ पर हुई? तो वह कुंडल वन यानी कि कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कनिष्क के शासन के दौरान एक बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? कश्मीर कुंडल वन में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करें, मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय, तो मृच्छकटिकम जो है तो किसने लिखी है? तो मृच्छकटिकम किसने लिखी है? तो ये लिखी है शूद्रक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कल्हण की यहाँ पर बात की गई है। कल्हण की, तो कल्हण ने क्या लिखा है? तो कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी, जो कि हमें कश्मीर का इतिहास बताती है। बाणभट्ट की यहाँ पर बात की गई है। तो बाणभट्ट ने कौन कौन सी क्या बोलते हैं पुस्तकें रची हैं? तो इसने जो है तो हर्ष चरित रची है और कादम्बरी रची है। बाणभट्ट जो है तो हर्ष के दरबार के दरबारी कवि थे। ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, विक्रमादित्य ने किन पुस्तकों की रचना की है? ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 41 है। राष्ट्रकूटा एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब देखो साम्राज्य की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की कब थी? तो की कब थी? तो 752 ईस्वी में जो है तो इसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य से एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी राजधानी कहाँ पर थी? राजधानी, तो राजधानी की हम बात कर रहे थे राष्ट्रकूट साम्राज्य की। तो राजधानी इनकी क्या है? इनकी राजधानी है मान्यखेत। क्या है? मान्यखेत। मानखेत भी इसको कहते हैं। यह कहाँ पर स्थित है? तो देखो यह शोलापुर के निकट स्थित है। कहाँ पर? शोलापुर। अब आप कहोगे कि शोलापुर कहाँ पर है? तो देखो शोलापुर है महाराष्ट्र का बिल्कुल साउथ वाला पॉइंट है शोलापुर। यानी कि आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र साइड जो है तो इनकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 42 है। और हाँ, राष्ट्रकूट वंश से आपको एक पॉइंट नोट रखना है कि इसका सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो ये था कृष्ण तृतीय। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि कृष्ण तृतीय किस वंश का राजा था? तो यह राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म, तो कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है? ऑब्वियसली अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहली बात 1296 में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? देवगिरी में। अच्छा, देवगिरी का राजा उस समय कौन था? तो देवगिरी का राजा उस समय था रामचंद्र देव। क्या था? रामचंद्र देव। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब यहाँ से इस अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। जैसे घोड़ा दागने की प्रथा किसने आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी किसने की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 1296 में इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था और देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव। इसके बचपन का नाम भी पूछा जाता है। इसके बचपन का नाम था अली और गुरशास्प। और इसने बहुत सारे मकबरों वगैरह का निर्माण करवाया था। तो वह कौन कौन से हैं? जैसे इसने हजार खंबा महल, उसके बाद शेरी का किला, अलाई दरवाज़ा, जमैत खाना मस्जिद, इन सभी का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ से आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, बीजापुर इज़ नोन फॉर इट्स, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? अब बीजापुर की यहाँ पर बात की गई है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बीजापुर की स्थापना जो है तो किसने की थी। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है बीजापुर किसके लिए जाना जाता है, तो हम सिंपल सा यहाँ पर पहले देख लेते हैं। गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। अब गोल गुंबज की यहाँ पर बात की गई है। गोल गुंबज की स्थापना किसने की थी और बीजापुर की स्थापना किसने की थी? ये दो पॉइंट यहाँ से बनते हैं। अब गोल गुंबज की स्थापना किसने की थी? तो गोल गुंबज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने की थी? मोहम्मद आदिल शाह। और बीजापुर पड़ता कहाँ पर है? बीजापुर पड़ता है कर्नाटक में। अच्छा, बीजापुर की स्थापना किसने की थी? ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी आपको नहीं आएगा तब भी आप नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको राइट आंसर वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और हाँ, ये जो गोल गुंबज है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गोल गुंबज का वास्तुकार कौन था? तो गोल गुंबज का वास्तुकार कौन था? तो ये था याकूत। कौन था? याकूत। ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ का था? तो ये देखिए यह फारस का एक वास्तुकार था। कहाँ का? फारस का। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ आईने अकबरी, तो आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी आप कह सकते हो, उसके बाद अकबरनामा कह सकते हो। तो इनका जो लेखक था वो कौन था? अबुल फजल। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अकबर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अकबर के बारे में एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो मुगल काल में जो है तो हिंदी काल का स्वर्ण काल, हिंदी कला का स्वर्ण काल
किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो हिंदी कला का स्वर्णकाल कहा जाता है अकबर के शासनकाल को। ओके, अकबर के शासनकाल को। अच्छा, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जहांगीर के। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्थापत्य कला, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। तो देखो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। ओके, बाकी गाइस देखो, अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जो है तो ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर आपको जो है तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर प्रोवाइड करवाई जाती है, वन लाइनर करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक HPSSC, अगर आप हमीरपुर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। ओके, बाकी इंस्टा पे भी हमें फॉलो जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 45 है। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो ब्रिटिशों द्वारा भारत में कौन सा प्रथम किला निर्मित किया गया था? अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कंपनी, यहाँ पर देखो ये जो ब्रिटिश आए थे यानी कि ये कंपनी भारत में प्रवेश की थी। तो देखो कंपनियों का आगमन, सारी की सारी जो कंपनियां थी वो भारत में कब कब आई थी? तो ये यहाँ से मैं आपको पॉइंट नोट करवा देता हूँ। सबसे पहले पुर्तगाली आए। अब देखो यहाँ पर आए तो बहुत सारे थे, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट से बताऊंगा, 3 या 4 बताऊंगा। सबसे पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद आए डच, डच के बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद आए फ्रेंच। ओके, अब देखो पुर्तगाली कब आए? पुर्तगाली आए 1498 में। डच कब आए? तो डच आए थे 1595 में। अंग्रेज कब आए? अंग्रेज आए 1600 में। और ये जो फ्रेंच हैं ये कब आए थे? ये आए थे 1664 में। देखो जिस सीक्वेंस में मैंने याद किया है उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1600 ईस्वी में जो है तो ब्रिटिश आए थे। अब इन्होंने भारत में कौन सा प्रथम किला निर्मित किया था? तो कौन सा किया था? सो 45 का ऑप्शन ए करेक्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये मतलब है कहाँ पर, किस जगह में यह स्थित है? तो यह जो है तो मद्रास में स्थित था। मद्रास यानी कि आप कह सकते हो चेन्नई में स्थित था। ओके, तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखते हैं, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब? तो निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? अब देखो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की 2 राजधानियां थी, एक तो थी पहली राजनैतिक और दूसरी थी धार्मिक। दूसरी क्या थी? धार्मिक। अब यहाँ पर ऑब्वियसली राजनैतिक राजधानी की बात की गई है, तो देखो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ पर है, तो ये हो जाती अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कौन थे? यहाँ पर तो नन ऑफ दीज हो गया। तो देखो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, बंगाल का पहले गवर्नर बनाया गया किसको? लॉर्ड क्लाइव को। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो किसको बनाया गया? वो बनाया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स को, हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद जाकर के भारत का पहला वायसराय बनाया गया, वायसराय। तो वायसराय सबसे पहला कौन बना? तो वो बना था कैनिंग। तो ये देखो 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है तो ये बिल्कुल आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ? तो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब देखो बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये थे मुंडा राज। किसके पक्ष में? मुंडा राज। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन 1916? तो निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा 1916 में लखनऊ समझौते का प्रमुख था? तो प्रमुख था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब देखो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ओके, 1916 में, उस समय जो है तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अब ये 1916 का लखनऊ समझौता, यानी कि आप कह सकते हो कि कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वह इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस समय जो है तो कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल के नेता जो है तो फिर से एक साथ इकट्ठा हो गए थे। अब आप कहोगे कि फिर से एक साथ इकट्ठा हो गए थे, तो यह जुदा कब हुए थे, यानी कि इनके बीच में दरार कब पड़ी थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में इनमें जो है तो दरार पड़ गई थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 50 है, हु कॉल्ड गांधी जी एज हाफ नेक्ड बैगर। तो किसने गांधी जी को अर्ध नग्न भिखारी कहा था? तो देखो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब विंस्टन चर्चिल था कौन? तो देखो यह यूके का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था। अब देखो जिस भी स्टूडेंट ने हॉलीवुड एक मूवी है डार्केस्ट आवर डार्केस्ट आवर, अगर ये देखी होगी तो वो इस क्वेश्चन का बिना देखे ऑप्शन डी यहाँ पर टिक कर देगा कि विंस्टन चर्चिल ने जो है तो गांधी जी को अर्धनग्न भिखारी कहा था। अब देखो इस मूवी में दिखाया गया है डार्केस्ट आवर में, इसको जो है तो बहुत ही नेक दिल दिखाया गया है कि इसने जो है तो बिल्कुल हिटलर को कैसे जो है तो रोक दिया था अपने यूके में आने से। अब देखो ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड की बात, बट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो देखो ये जो विंस्टन चर्चिल था बहुत ही, आप कह सकते हो कि बैडमैन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि देखो इसकी वजह से जो है तो बंगाल में भूखमरी पैदा हो गई थी, जिसमें जो है तो बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। और इसने गांधी जी को भी क्या कह दिया था? अर्धनग्न भिखारी। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। तो ये यहाँ से पॉइंट आपको नोट रखना है। और यह यूके का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था कब, यानी कि कब से कब तक? 1940 से लेकर के 45, यानी कि आप कह सकते हो वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 51 है, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन टेक प्लेस। तो किस देश में प्रथम मार्क्सवादी क्रांति हुई थी? तो यह रशिया में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रशिया में हुई थी प्रथम मार्क्सवादी क्रांति। अब देखो प्रथम मार्क्सवादी क्रांति रशिया में कब हुई थी ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन, द रूलर हु स्टेटेड आई एम द स्टेट वॉज। तो किस शासक ने कहा था मैं राज्य हूँ, आई एम द स्टेट? ये कहा था लुई 14वें ने यह कहा था। अब ये कहाँ का शासक था? तो यह फ्रांस का शासक था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, गीत गोविंदा इज रिटन इन विच लैंग्वेज। गीत गोविंद किस भाषा में लिखी गई है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गीत गोविंद लिखी किसने है। तो गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। किसने लिखी है? जयदेव ने। और यह किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये गीत गोविंद है किसके बारे में? तो यह जो है तो श्री कृष्ण के बारे में है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा लास्ट है, एट विच प्लेस द फेमस एनिज्मेटिक त्रिमूर्ति सदाशिव लोकेटेड। तो किस स्थान पर प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है? अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एलिफेंटा। एलिफेंटा में जो है तो प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है। अब एलिफेंटा है कहाँ पर? एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट रखना है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाओं को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था? तो 1987 में, 1987 में इनको जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ओके, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।